प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 12वां पाठ फैसला पढ़ने से पहले बच्चों आज एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक का ही भाग है और ये केवल पढ़ने के अंतर्गत आता है। इसके कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, कोई अभ्यास प्रश्न भी नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ के हमें सीख मिलेगी। और जैसा कि पुस्तक में भी लिखा है हमारे, यह केवल पढ़ने के लिए, पढ़ करके हम मात्र ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एक था शेख चिल्ली। बच्चों, ये कहानी है एक था शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली एक व्यक्ति का नाम है। वह कैसा था, उसने क्या किया, हम जानेंगे। तो हमारे कहानी का नाम है एक था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली। और आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि यह केवल पढ़ने के लिए, पढ़ करके हमें सीख मिलेगी। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, जो कि केवल पढ़ने के लिए है। इसके अभ्यास प्रश्न और प्रश्न उत्तर भी नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। लौटते समय शेख चिल्ली के ससुर ने उसे एक घोड़ी दी। तो ससुराल कहाँ होता है बच्चों? जहाँ पे जो उस व्यक्ति का, हम कहेंगे उस व्यक्ति के पत्नी का घर होता है, वो उस व्यक्ति का ससुराल कहलाता है। तो जैसा कि कहानी में बताया गया है, शेख चिल्ली अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। शेख चिल्ली अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था और उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी जो पत्नी थी वो अपने पिता के घर में थी। वही पिता का घर, पत्नी के पिता का घर शेख चिल्ली का ससुराल था। तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। वह शायद अपने घर में उन्हें लाना चाहता था, पत्नी को अपने माता पिता से मिलने गई थी। तो लौटते समय शेख चिल्ली के ससुर ने उन्हें एक घोड़ी दी थी ताकि वह आराम से अपनी पत्नी को उस घोड़ी पर बिठाकर ले जा सके। शेख चिल्ली घोड़ी पर बैठ गया और उसकी पत्नी साथ साथ पैदल चलने लगी। तो इसमें दिखाया गया है, जैसा कि चित्र भी आप देख रहे हैं। तो असल में घोड़े पे जो है, दो लोगों की बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह होती है। जो घोड़ी होती है उस पर एक व्यक्ति ही एक बार में आराम से बैठ सकता है। तो शेख चिल्ली को समझ नहीं आया। वो सबसे पहले तो वह बैठ गया, तो उसकी पत्नी उनके साथ साथ धीरे धीरे पैदल ही चलने लगी। थोड़ी दूर ही शेख चिल्ली ने एक आदमी को कहते सुना, कैसा मूर्ख आदमी है, औरत तो पैदल चल रही है और खुद मज़े से घोड़ी पर बैठकर जा रहा है। तो लोग बात कर रहे थे, देख रहे थे कि देखो, ये अपनी पत्नी को लेके जाने के लिए घर आया है और खुद घोड़े की सवारी कर रहा है और उसकी पत्नी को पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। शेख चिल्ली घोड़ी से उतर गया। उसने अपनी पत्नी को घोड़ी पर बिठा दिया। तो उसने कहा कि ये सही नहीं है, पत्नी को ही बिठाना चाहिए। थोड़ी देर चलते ही एक पनघट था। पनघट वो स्थान होता है जहाँ पे औरतें पानी भरा करती हैं, कुएं से पानी भरा करती हैं। पनघट पर कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। शेख चिल्ली को देखकर बातें करने लगी, देखो कैसा मूर्ख आदमी है, खुद पैदल चल रहा है और औरत को घोड़ी पर बिठा रखा है। औरत को भी जरा शर्म नहीं। तो पनघट की जो औरतें थीं उन्होंने फिर शेख चिल्ली के तरफ इशारा करके कहा कि देखो कितना मूर्ख आदमी है,
जो कि अपनी पत्नी को तो उसने घोड़े पे बिठा रखा है, घोड़ी पर, और खुद पैदल चल रहा है। और यहाँ तक कि शेख चिल्ली की पत्नी को भी कहा कि देखो, उनको भी शर्म नहीं आ रही कि अपने जो पति हैं वो पैदल चल रहे हैं और खुद मज़े से घोड़ी पर बैठी हुई। फिर आगे चलते हैं, क्या हुआ। शेख चिल्ली ने सुना तो वह भी अपनी पत्नी के साथ घोड़ी पर सवार हो गया। घोड़ी बेचारी दोनों के बोझ से दब गई, उससे चला ही नहीं गया। शेख चिल्ली उसे मारने लगा तो वह टस से मस नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, अब शेख चिल्ली ने जो पनघट की औरतों की बात मान ली, वे भी चढ़ गया। तो पत्नी भी घोड़ी पे चढ़ गई, शेख चिल्ली भी चढ़ गया। अब इतना वज़न घोड़ी तो उठा भी नहीं पा रही थी, और वह टस से मस नहीं हुई, मतलब उसने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और शेख चिल्ली उसे मारने लगा कि भाई तुम चलो। तो वहाँ से कुछ राहगीर तो होते हैं जो गुजर रहे होते हैं, उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ से कुछ राहगीर जा रहे थे। उन्होंने घोड़ी को पिटते देखा तो कहने लगे, देखो कैसा मूर्ख आदमी है, निरीह पशु को कैसे बेदर्दी से मार रहा है। बेचारी कमज़ोर सी घोड़ी पर दो दो लोग सवार हैं। तो राहगीर लोगों ने फिर उसे कहा कि देखो, एक घोड़ी पे दो दो लोग सवार हो गए हैं और घोड़ी से चला ही नहीं जा रहा है, और ये चलने के लिए, घोड़ी को चलाने के लिए मार भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसे बिल्कुल भी पशु पर दया नहीं आ रही, और घोड़ी पे दो दो लोग सवार हैं तो वो बोझ से दबी जा रही है। शेख चिल्ली खिसिया गया। खिसियाना मतलब होता है गुस्सा आ जाना। वह घोड़ी से उतर गया, उसने अपनी पत्नी को भी नीचे उतार लिया। दोनों खाली घोड़ी के साथ साथ पैदल चलने लगे। आगे उन्हें कुछ और लोग मिले, वे हंसते हुए कह रहे थे, देखो कैसा मूर्ख है, घोड़ी होते हुए भी पैदल चल रहा है, पैदल जा रहा है। तो अब फिर शेख चिल्ली लोगों की बात सुनने लगा। अभी भी लोग खुश नहीं थे, कह रहे थे देखो दोनों पति पत्नी पैदल चल रहे हैं और जो घोड़ी है वो उनके पास है, फिर भी वे घोड़ी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सचमुच मूर्ख है। जब इनके पास घोड़ी है तो उसकी सवारी तो कर लेनी चाहिए किसी को। अब क्या हुआ, शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने घोड़ी के पांव बांधे और अपनी पीठ पर लाद लिया। थोड़ी घोड़ी को पीठ पर लादे वह जरा जरा ही आगे चला था कि रास्ते में कुछ और लोग मिले। वे शेख चिल्ली को घोड़ी को पीठ पर ले जाते देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, कैसा मूर्ख आदमी है, लोग तो घोड़ी पर बैठकर जाते हैं और ये घोड़ी को पीठ पर लादकर चल रहा है। तो शेख चिल्ली ने, जैसा कि इस कहानी में दिया गया है, उसने घोड़ी को ही अपने पीठ पे लाद लिया। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, और सारे लोग और बच्चे सब हंस रहे हैं। तो सबने उसको मूर्ख कहा, क्योंकि भाई घोड़ी सवारी करने के लिए बनी होती है, ना कि पीठ पे उसको लाद करके कहीं ले जाया जाता है। यह सुनते ही शेख चिल्ली भड़क गया। उसने गुस्से में घोड़ी को नीचे पटका और बड़बड़ाने लगा, ये सारे दुनिया वाले मूर्ख हैं, भाड़ में जाए और यह घोड़ी। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधे अपने घर पहुंचकर ही सांस ली। तो शेख चिल्ली को बहुत गुस्सा आया। उसने यहाँ तक कि घोड़ी को भी नीचे पीठ से उतार दिया और उसको वहीं छोड़ दिया। घोड़ी को भी अपने घर नहीं ले गया। गुस्से के मारे उसने बस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पैदल ही अपने घर पहुंचा और चैन की सांस ली। मतलब उसको लोगों के जो ताने थे वे समझ नहीं आ रहे थे। तो बच्चों, इसका क्या अर्थ निकलता है इस पाठ से? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमने देखा कि हमें लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। पहले शेख चिल्ली खुद चढ़ा, तभी भी लोगों को परेशानी थी कि पत्नी को क्यों नीचे उतार दिया। जब पत्नी को उसने बिठा दिया घोड़ी पे और खुद नीचे चलने लगा, तो औरतों ने कहा, देखो इसकी पत्नी कितनी मूर्ख है, उसको जरा भी शर्म नहीं है। उनका पति नीचे पैदल चल रहा है और वो बड़े मज़े से घोड़ी की सवारी कर रही है। फिर आगे जाने पे जब दोनों ही घोड़ी पे चढ़ गए, तभी भी लोग खुश नहीं हुए, कहे कि देखो
घोड़ी घोड़ी पे इतना वजन आ गया है, वो चल भी नहीं पा रही और ये चलाने के लिए घोड़ी को मार रहे हैं। तो ये भी सही नहीं था और लोगों की बात से वही काफ़ी दुखी हो गया। उसने सोचा चलो अब घोड़ी को आराम दिया जाए। उसने घोड़ी को अपने पीठ पे लगा दिया, लाद लिया। फिर भी लोग हंसने लगे कि देखो कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। जो घोड़ी होती है सवारी करने के लिए होती है और ये घोड़ी को ही अपने पीठ पे लाद के चला जा रहा है। तो ये लोग हंसने लगे और शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया और उसने घोड़ी को भी छोड़ दिया और सीधा पैदल ही अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा और उसने चैन की सांस ली। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि लोग तो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। जब वो अकेले घोड़े पे जा रहा था तभी भी नहीं, जब पत्नी को बिठाया तभी भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, जब वे दोनों ही बैठ गए घोड़ी पर तभी भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। और घोड़ी को आराम देने के लिए उसने जब घोड़ी को भी पीठ पे लाद लिया, लोग हंसने लगे, लोग तभी भी संतुष्ट नहीं हुए। तो हमें अपना काम अपने हिसाब से करना चाहिए, हमें दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। तो शेख चिल्ली ने कहा कि दुनिया वालों की मैंने बहुत सुनी और इसीलिए शायद वह क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया उसे। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम अपनी बल और बुद्धि के हिसाब से करना चाहिए, न कि दुनिया वालों की बात सुन करके उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हम अपने फैसले हमें खुद लेने चाहिए। हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए, हमें दुनिया या लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए। तो इससे शेख चिल्ली को ये बात बाद में समझ आई। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और उसने एक और गलत काम किया। अरे घोड़ी तो उसकी थी, उसने उसको भी गुस्से में छोड़ दिया। तो इसीलिए हमें अपने सोच के अनुसार अपना काम करना चाहिए, न कि लोगों के कहने के हिसाब से हमें कोई काम करना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि हम अपना काम अपने सोच के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे, न कि लोगों के कहने की हम परवाह करेंगे। तो यहाँ पे शेख चिल्ली ने जब लोगों की बात मानी तब उसने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं और लोग उस पर हंसते ही रहे। तो इससे तो अच्छा था कि वह अपनी ही बात सुनता और किसी की बात नहीं सुनता। हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना चाहिए और दुनिया या लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। तो ये हमारी पाठ का सीख था। और बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है, इसका आप एक बार अपने आप इसका पठन अभ्यास करेंगे। एक गृह कार्य आज का। एक था शेख चिल्ली और इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अब आगे चलते हैं। अपना 12वां पाठ ये है हमारा 12वां पाठ फैसला। तो इसमें हमने देखा है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बारे में बताया गया है। पर्यावरण हमारे जो आसपास पेड़ पौधे होते हैं और क्या होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं, चाहे तालाब हो, झील हो, नदी हो, कुएं हो, यहाँ तक कि नल हो, हमें बड़ी सावधानी से पानी का प्रयोग करना चाहिए। उसको प्रदूषण से बचा के रखना चाहिए तथा उसका हम कहेंगे उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे अब घर में अगर नल से पानी आता है तो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना चाहिए, पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे चलते हैं। इस कहानी में भी हमें यही बताया गया है कि अब हमें अपने कहेंगे पेड़ पौधों, धरती, पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, उसके पास एक बहुत ही अच्छी कुशल बुद्धि है और इसी कारण से हम देखेंगे दुनिया में हम लोगों की जो चीज़ें हैं, जैसे शेर भले ही कितना भी ताकतवर हो, हाथी कितना भी बड़ा बलशाली हो
और बहुत से जीव मनुष्यों से तेज दौड़ते हैं, उनकी देखने की शक्ति मनुष्यों से भी बहुत अच्छी होती है, दौड़ने की शक्ति ताकत में भी मनुष्यों से आती है, लेकिन मनुष्य बुद्धि में सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा बुद्धि में है। तो उस बुद्धि का प्रयोग हमें, ये हमारा फर्ज हो जाता है कि हम, अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें पर्यावरण की रक्षा करना भी जो है उसमें भी दायित्व हमारा ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और इस समय मनुष्य ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कैसे कम किया जा सकता है, इस कहानी से हम लोग सीखेंगे। और ये कहानी बहुत ही, हम कहेंगे, प्रेरणादायक है, प्रेरणा मिलेगी हमें ये कहानी सुनकर। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। पाठ 12, फैसला। राजन एक किसान का बेटा था। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी था। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और अपने पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। तो इसमें किसान कौन होता है आपको पता है, जो खेती करता है। किसान का बेटा था, तो किसान कौन था। अब हम अपने कुछ इसके जो कठिन शब्द आएंगे वे लिखेंगे। हमारा 12वां पाठ है फैसला। किसान जो खेती करता है, खेती करने वाला या कृषि करने वाला, खेती करने वाला। किसान किसी कहते हैं, खेती करने वाले को हम किसान कहते हैं, या कृषि करने वाले को किसान कहते हैं। अब आगे चलते हैं। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी। आज्ञाकारी जो अपने बड़ों की बात माने, चाहे पिता हो, माता हो, या कोई अपना गुरु, जो शिक्षक की बात माने, अध्यापक की बात माने, उसे आज्ञाकारी बोलते हैं। वह बड़ा आज्ञाकारी था, शायद अपने माता पिता की बात मानता था, और परिश्रमी था। परिश्रमी का अर्थ होता है जो मेहनत से नहीं डरता। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और पिता के काम में भी उनकी मदद करता था। तो बेचारा पढ़ाई भी करता था और अपने पिता की मदद करता था। शायद कृषि काम में उनको खेत पे खाना पहुंचाने ले जाता होगा, या कुछ कुछ हमारे यहाँ भी बच्चे करते हैं। हमने देखा है कि हमारे भी स्कूल के बच्चे और घर में अपनी माँ की मदद करते हैं, जैसे पानी के गिलास को दोबारा किचन में ले जाना, और छोटी छोटी चीज़ें जो अपने काम तो हमें खुद ही कर लेने चाहिए। जैसे अगर आपको एक गिलास पानी पीना है तो आप किचन में जाके पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से तो वह भी बहुत अच्छा लड़का था, आज्ञाकारी था, पिता की बात मानता था, माता की बात मानता था, अपने गुरुओं की बात मानता था, और परिश्रमी था। बच्चों को परिश्रमी भी होना चाहिए, एक अच्छा गुण होता है परिश्रमी होना, आज्ञाकारी और परिश्रमी। अगर कोई बच्चे में ये 2 गुण होते हैं तो उसको सब लोग स्वयं चाहने लगते हैं। आज्ञाकारी अगर और बच्चा परिश्रमी बन जाएगा तो उसको सब लोग चाहने लगते हैं। तो आज्ञाकारी का अर्थ होता है आज्ञा मानने वाला। ये शब्द है, नया है, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। आज्ञा मतलब आदेश, बड़े लोगों की बातों को मानने वाले को आज्ञा मानने वाले को बोलते हैं आज्ञा मानने वाले। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। शायद उसके माता जी, अगर उनकी माँ, अगर राजन की माँ बोलती थी कि जाओ बेटा पिताजी को खाना पहुंचा दो, तो वह तुरंत माँ की बात मानता था और पढ़ाई भी करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वह अपना काम तो करता ही था और पिता के काम में भी उनकी मदद करता था। तो एक दिन राजन खेत से घर लौट रहा था, शायद अपने पिता को उसने मदद की थी, अब वापस वो घर की तरफ जा रहा था। उसे आकाश में उठता धुआं दिखाई दिया। राजन तुरंत उधर की तरफ दौड़ा। तो एक दिन की बात है, वह खेत से अपने घर जा रहा था। किसान जो होता है असल में दिन में जो होते हैं अपने खेत में ही रहते हैं,
खेत में तरह तरह के काम होते हैं, उनको कर रहे होंगे। शायद उसने भी अपने पिता की अब मदद की थी। अब वह वापस घर की तरफ लौट रहा था। कहाँ से? खेतों से घर की तरफ। तो रास्ते में उसने देखा कि आकाश में धुआं दिखाई देने लगा। धुआं आपको पता है, धुआं हल्का होता है, आसमान में ऊंचा उठ जाता है और दूर से ही नजर आने लगता है। तो उसको समझ आ गया कि धुआं आ रहा है तो कहीं आग लगी होगी, और राजन तुरंत उस तरफ दौड़ा। क्योंकि मैंने आपको बताया धुआं की क्या पहचान होती है, वो हल्का होता है और आसमान में ऊपर जाने लगता है, तो इसे दूर तक देखा जा सकता है। तो क्या हुआ, जब वह धुएं की तरफ दौड़ा तो उसने देखा एक झोपड़ी में आग लगी थी। राजन ने खिड़की से झांक कर देखा कि भीतर कोई है तो नहीं। एक सांप आग से बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। तो जैसा कि चित्र में दिखाया है, उसने देखा कि एक झोपड़ी में आग लग गई है। तो सबसे पहले राजन, बहुत सूझबूझ उसके पास थी, उसने देखा कहीं कोई झोपड़ी में तो बंद नहीं है, क्योंकि सबसे पहला मदद किसे दी जाती है? जान बचाने का प्रयास किया जाता है। तो उसने देखा कि झोपड़ी खाली है, झोपड़ी में आग लगी हुई, लेकिन घर के अंदर या झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। लेकिन एक जो सांप था वह शायद अंदर फंस गया था, वो बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। तो घर में आग लगी हुई थी, अब दरवाज़ा शायद बंद था, खिड़कियाँ ऊंची थी, और सांप को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से भागे, कहाँ से निकले। तो राजन ने उसकी मदद करने की सोची। उसने क्या किया, राजन ने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे धक्का मारकर झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि शायद दरवाजे के पास जाना खतरनाक हो सकता था, या गर्म होगा, या कभी कभी चलता जो घर होता है वह भी गिरने का डर होता है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, उसने क्या की, एक लकड़ी की मदद से जो झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, ताकि सांप आसानी से रेंग करके बाहर आ जाए, बाहर निकल सके। और यही हुआ, सांप बाहर निकलकर चला गया। तो सांप जो था उसको रास्ता मिल गया, वो भी आग से बच गया, उसकी जान बच गई। और ये सब किसने किया? राजन ने किया। राजन कौन? जो किसान का बेटा था। अब आगे क्या होता है, तो एक राजन में हम कहेंगे वो काफ़ी साहसी था, और उसने सबसे पहले झोपड़ी में लोगों के बारे में पता लगाया कि कोई झोपड़ी में तो है नहीं, मदद ऐसे ही की जाती। सबसे पहले हमें उसने भी यही किया, झोपड़ी का आग न बुझा करके सबसे पहले हमें जान बचाना चाहिए। तो इससे सूझबूझ की, राजन की सूझबूझ का हमें पता चलता है। सबसे पहले उसने धुएं से दिशा का पता लगाया कि कहाँ आग लगी, और फटाफट वहाँ पे पहुँचा। उसने देखा कि ये तो झोपड़ी में आग लगी है। तो सबसे पहला उसने काम किया कि उसने देखा कि कोई झोपड़ी में तो नहीं है, किसी को मदद की तो आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं। जब उसे पता चल गया कि झोपड़ी में कोई नहीं है, बल्कि एक सांप फंस गया है, उसको बाहर जाने के लिए जगह या रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसने सांप की भी मदद की ठान ली। उसने लकड़ी की सहायता से, सूझबूझ देखो, वो ज़्यादा पास भी नहीं गया, क्योंकि अगर वे उसके ऊपर झोपड़ी गिर जाती जलती हुई तो वो मारा जाता। लेकिन उसने बड़ी सूझबूझ से लकड़ी की मदद से आग के पास भी नहीं गया, दूर से दरवाज़ा खोल दिया धक्का देके, और सांप को रास्ता मिल गया। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सांप को अच्छा नहीं मानते और उनसे डरते भी हैं, और इसीलिए कभी कभी सांप की भी मदद नहीं करते। लोग डर के, अगर किसी के घर में सांप आ जाता है तो आपने देखा होगा, लोग उसको मार के बाहर फेंक देते, जबकि क्या करना चाहिए, सांप को जंगल में छोड़ देना चाहिए। सांप का जो घर है जंगल में, घर तो नहीं है। तो यही काम राजन ने भी किया। उसने देखा अगर घर में कोई इंसान नहीं, कोई बात नहीं, सांप तो है, सांप में भी तो जान होती है। और बच्चों, सांप भी मनुष्यों की रक्षा करते हैं। किस मामले में? वे चूहों को खा जाते हैं, और चूहे क्या करते हैं, अगर चूहों की जो हम कहेंगे आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। अगर
दुनिया में सांप नहीं होंगे तो चूहे बहुत बढ़ जाएंगे। और चूहे क्या करेंगे, फसलों को खाते हैं और फसलों से को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसलों का भी जो है बहुत ज़्यादा क्षति होगी, और अगर अनाज कम होगा तो मनुष्यों को भी परेशानी होगी। तो एक तरह से देखा जाए सांप तो मनुष्यों की मदद कर रहे हैं। तो चाहे कोई भी जानवर हो, सांप भी ऐसे नहीं काटते। अगर आप किसी को तंग करोगे, किसी पे पैर रखोगे, तभी सांप काटते। तो यहाँ पे भी राजन ने बड़ी सूझबूझ का काम किया और सांप की मदद की। दिख भी रहा है चित्र में, आपने ध्यान से देखा, उसने लकड़ी की मदद से दरवाजे को ठोका और घर में आग लगी हुई थी, अंदर नहीं जाया जा सकता, और सांप को जगह मिल गया और सांप बड़ी तेजी से बाहर निकल के जंगल में चला गया क्योंकि उसकी जान बच गई थी। अब क्या होता है, अब आगे चलते हैं। कुछ दिनों बाद राजन पाठशाला जा रहा है। पाठशाला वो स्कूल, जो गांव में स्कूल होता है उसे पाठशाला कहते हैं। तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। तो उसने देखा कि ये तो वही सांप था जिसकी उसने मदद की थी। और फन क्या होता है बच्चों, जो कोबरा होता है, कोबरा या नाग आपने देखा, उनका फन होता है और वो काफ़ी जहरीले होते हैं। अगर वे किसी को काट दें तो अधिकतर सांप दो किस्म के होते हैं, कईयों में जहर होता है, कईयों में नहीं होता है। लेकिन जो फन वाले सांप होते हैं अधिकतर माना जाता है कि उनमें बहुत जहर होता है, उनके काटने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो राजन तो पहचान गया कि ये तो वही वाला सांप है जिसकी कि मैंने मदद की थी, और वो रास्ते में ही खड़ा हो गया। वह राजन को डसना चाहता था। राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी, आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो रास्ते में चल रहा था, शायद उसके सामने आ गया और राजन तो पहचान गया कि अरे तो वही सांप था जिसकी कि मैंने कुछ दिन पहले मदद की थी, नहीं तो वो झोपड़ी में ही जल करके मर जाता। तो सांप ने, अरे राजन ने सांप को ही बात कही। तो ये कहानी है बच्चों, इंसान और सांप तो बात नहीं करते, लेकिन इस कहानी में ऐसा संभव हो सकता है। तो क्या हुआ, और राजन ने बिना डरे ये बात वही बताई कि अरे मैंने तो आपकी मदद की, मैंने तो आपकी जान बचाई थी और तुम मुझे मारना चाहते हो। मारने का यहाँ पे अर्थ है कि अगर सांप राजन को काट लेता तो सांप जहरीला था, राजन की अवश्य मृत्यु हो जाती। इसीलिए राजन बोल रहा है कि और तुम मुझे मारना चाहते। सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। हाँ, ये बात ठीक है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं डसना। सांप का काटना डसना कहलाता है बच्चों। जैसे कुत्ता काट लेता है तो सांप डस लेता है। डसना क्या होता है, सांप के काटने को डसना कहा जाता है। असल में सांप के जो दो दांत होते हैं उसमें विष होते हैं, और वह जब किसी के शरीर में गड़ा देता है तो जो उसका जो विष होता है, जहर होता है, वो शरीर में चला जाता है। तो इसको डसना कहा जाता है, न कि काटना। उसके दांत हमारी तरह नहीं होते हैं, या अन्य जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह नहीं होते, या बंदरों की तरह नहीं होते। बंदर काट लेते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, लेकिन सांप जो होते हैं वे डस लेते हैं। उनके दो जहरीले दांत हैं, वे किसी भी मनुष्य या इंसान, किसी पशु को गड़ा देते हैं, तो वो काटना डसना कहलाता है। तो सांप का काटना डसना कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसने कहा कि चलो तुमने मेरी मदद की, अच्छी बात है, तो मैं अभी आपको नहीं काटता हूँ। लेकिन वो मनुष्यों से बहुत गुस्सा था। सांप कहता है कि हमें बिना बात के मनुष्य मार देते हैं। तो उसने एक फैसला किया कि चलो ना मेरी सुनी जाएगी ना आपकी सुनी जाएगी, हम किसी से फैसला करवा लेते हैं कि मुझे राजन को डसना चाहिए कि नहीं डसना चाहिए। तो राजन भी तैयार हो गया, क्योंकि भाई कोई भी बोलेगा कि जिसने अगर किसी की जान बचाई है तो उसे तो डसना नहीं चाहिए। तो ये थी बच्चों कहानी।
शेष तो हम कल करेंगे। आज आपका गृह कार्य है कि इसका पहला पेज आपको पढ़ना है। शेष जो है पाठ 12 का पठन और व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।